1975 emergency. It was the darkest period of Indian democracy. यानी हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा, लोकतंत्र के लिए खौफनाक सपने जैसे काले अध्याय, काला दिन, भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा। किस पीरियड की बात हो रही है? ये टाइम था इंडिया में इमरजेंसी का। ये वो टाइम था जब पूरा देश एक इंसान के इशारे पर चलता था। कोई मीडिया, कोर्ट, ओपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी अंधेरे में कई ऐसे काम किए गए जो हमें जानने बहुत जरूरी है। ये कहानी है इंडिया में लगाई इमरजेंसी की। अब ये वो टाइम था जब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के पीएम थे और इंदिरा गांधी उनके कैबिनेट का हिस्सा थी एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तब तक इंदिरा गांधी की आइडेंटिटी सिर्फ पंडित नेहरू की बेटी के तौर पर थी और खुद की कोई अलग पहचान नहीं थी। अब लाल बहादुर शास्त्री 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ताशकंद गए थे एक तरीके के शांति समझौते पर साइन करने के लिए, लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन साइन होने के बाद उसी रात शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। His grief-stricken widow foremost among the millions who mourn. जय जवान, जय किसान। अब शास्त्री जी की डेथ के बाद कांग्रेस को इंडिया का एक नया पीएम चुनना था, तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स के ग्रुप, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, ने इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। इसके पीछे का मेन लॉजिक था कि इंदिरा गांधी की इमेज गूंगी गुड़िया की थी और सिंडिकेट को लगा कि उन्हें आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल अलग। इंदिरा गांधी बहुत डिसिसिव साबित हुई। उन्होंने सिंडिकेट को इग्नोर करते हुए काफी बड़े डिसीजंस लिए, जैसे इंडिया के 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, मोरारजी देसाई से उनका फाइनेंस पोर्टफोलियो ले लिया और उन्हें एक डमी डेप्यूटी पीएम बना दिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंडर ले ली। फिर जब फाइनली इंडिया का प्रेसिडेंट के इलेक्शन आए तो सिंडिकेट ने संजीवा रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली नॉमिनेट किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट इनडायरेक्टली एक कैंडिडेट खड़ा करवा दिया जो थे वीवी गिरी, और उन्हें अपने सपोर्टर्स के दम पर जितवा भी दिया। वीवी गिरी, 4 गिरी रोड, त्यागराया नगर, मद्रास 70 has been duly elected to the office of the president of India. इन सब एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया, लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, एक बनी सिंडिकेट की कांग्रेस ओ और दूसरी इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर। अब ज्यादातर कांग्रेस के सिटिंग एमपीज इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में आ गए, यानी इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब बारी थी देश कंट्रोल में लेने की। But if violence were to increase, or the tendency of the opposition parties to disrupt, तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा के इलेक्शन शेड्यूल से एक साल पहले ही करवा दिए और 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने अपना फेमस स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, जिसकी वजह से वह भारी मेजोरिटी के साथ लोकसभा में वापस एज ए पीएम आ गई। गूंगी गुड़िया अब इंडिया की आयरन लेडी बन चुकी थी। तो 1971 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी को चैलेंज करने वाला कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं बचा था, लेकिन यह तूफान के आने के पहले की शांति थी। अब ये बात समझनी जरूरी है कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर जीत के आई थी, लेकिन पब्लिक लाइफ में करप्शन और लाइसेंस राज की वजह से भारत में गरीबी बहुत सीरियस लेवल पर थी और देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू होने वाले थे। पहला सिग्निफिकेंट आंदोलन शुरू हुआ गुजरात में। वहां के स्टूडेंट्स ने मिडिल क्लास पे टूटे इकोनॉमिक क्राइसिस और करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा था, और इसका स्केल कितना बड़ा था इस बात से समझो कि सेंटर को गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व करनी पड़ गई और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। उसी बीच स्टार्ट हुआ बिहार में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का आंदोलन। एक नए समाज की रचना के लिए एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो संपूर्ण भी हो और ये भी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन इसके लीडर थे जेपी,
जो बहुत बड़े फिगर थे, और उन्होंने पटना में ऐलान कर दिया कि टोटल रेवोल्यूशन होगा और पूरे इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स, फार्मर्स और लेबर यूनियंस को साथ आकर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने को कहा। इसके ठीक एक महीने बाद रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा यूनियन था, वो स्ट्राइक पर चला गया। was last year's rail strike for higher pay. The government refused to concede. It declared the strike illegal, arrested thousands of union members and sent in troops to man the train. यानी दुनिया की सबसे बड़ी रेल सिस्टम अचानक बंद पड़ गई। इसी बीच जेपी ने मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, लोक संघर्ष समिति, और इसका पहला लक्ष्य था पीएम हाउस में किसी की भी एंट्री नहीं होने देना, और दूसरा ये कि कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिस की फंक्शनिंग को बंद करवा देना। और इन सब आंदोलनों और प्रोटेस्ट के बीच हुआ एक केस जो इंदिरा गांधी के पेशेंस का आखिरी स्ट्रॉ साबित हुआ। मोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित। तो राजनारायण एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट 1971 वाला लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और वो हार गए। तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन फ्रॉड का केस डाल दिया। चार्ज ये था कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शंस के लिए स्टेट मशीनरी का यूज किया था, और इस चार्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिल्टी मानते हुए देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और साथ ही अगले 6 सालों तक इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट को सही माना। तो इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच टेंशन 1971 से ही शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ केस में कहा कि सरकार ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकती है, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही क्यों ना हो, जिससे भारत के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो। इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए इंदिरा गांधी 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अनचेक तरीके से अमेंड करने की पावर देता था। अब जनरली पुलिस आप पर कार्रवाई कब कर सकती है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई क्राइम करो। लेकिन एक तरह के लॉज होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रिवेंटिव टेंशन लॉ, जिसमें इस बात पर आपको अरेस्ट कर लेंगे कि पुलिस को लग रहा है कि इन फ्यूचर आप कोई क्राइम करोगे, यानी बिल्कुल आर्बिट्री पावर। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भले ही 1975 में लगाई हो, लेकिन इस इमरजेंसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में ही पास करवा दिया। अब क्या इससे ये समझा जाए कि इमरजेंसी या उसके जैसी कोई और चीज की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी, या ये कि ये लॉज बस इंदिरा गांधी के पावर्स को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल इमरजेंसी के टाइम पर हुआ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऑब्ituary छपी, डेमोक्रेसी बिलोव्ड हस्बैंड ऑफ ट्रूथ, लविंग फादर ऑफ लिबर्टी, ब्रदर ऑफ होप, फेथ एंड जस्टिस, एक्सपायर्ड ऑन जून 26, 1975। तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सरकार ने इसका रीजन दिया कि इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म हुआ है और ऑयल क्राइसिस और सूखे की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है और देश में इंटरनल डिस्टरबेंस भी फैल गई है। कहा जाता है कि इमरजेंसी लगाने का सजेशन इंदिरा गांधी के कुछ वफादार लोग जैसे उनके बेटे संजय गांधी और वेस्ट बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रॉय का था। इस इमरजेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का यूज किया गया, जिससे प्रेसिडेंट इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, और प्रोसीजर के हिसाब से पीएम इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को रात को 12 बजने के कुछ ही मिनट पहले इमरजेंसी इम्पोज कर दी। इस देश के साथ आजादी मिली तो आधी रात के वक्त, देश में इमरजेंसी लगी तो आधी रात के वक्त। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। लोग इस बात पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि लगता है उन्होंने नींद में ही बिना पढ़े इमरजेंसी के पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई रबर स्टैंप नहीं है और उनके पास उस डॉक्यूमेंट को नहीं साइन करने के भी कई ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं टटोला और एक साइन से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो इमरजेंसी लगने के बाद कई एक्ट्स किए गए, लेकिन सबसे पहला हमला किया गया मीडिया पर। इसी का सबसे ज्यादा असर मीडिया पर पड़ा। न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाली प्रेसेस की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई और मीडिया को गाइडलाइंस इश्यू किए गए, जिसके हिसाब से उन्हें काम करना था, और जो जर्नलिस्ट इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते उन्हें जेल में डाल दिया जाता। इन टोटल करीब 200 जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया और फॉरेन जर्नलिस्ट को सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर ने 28 जून के एडिटोरियल में कुछ भी नहीं लिखा और ब्लैंक पेज प्रोटेस्ट में छाप दिया गया। यही काम द स्टेट्समैन ने भी किया,
जो न्यूज़पेपर सरकार की बातें नहीं मानते, उनके न्यूज प्रिंट्स यानी जिस पेपर में न्यूज छपती है उसकी सप्लाई सरकार रोक देती। यानी मीडिया हर तरह से सरकार के कंट्रोल में आ गया। अब दूसरा नंबर था हर उस आवाज का जो इंदिरा गांधी के खिलाफ उठ रही थी। देश भर के सारे बड़े लीडर्स जेल में डाल दिए गए, जैसे विजय राजेश सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, गायत्री देवी, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, राजनारायण और भी कई लोग। हाँ, लेकिन मोदी जी कभी जेल नहीं गए। उनका बोलना था कि वो कभी सरदार जी तो कभी सन्यासी बनकर जेल जाने से बचते रहे। तो इमरजेंसी के दौरान ट्रेड यूनियन और स्ट्राइक जैसी सारी एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया था। वेजेस को फ्रीज कर दिया गया और बोनस भी देना बंद हो गए। खासकर बुरा हाल हुआ कोल्स माइंस में काम करने वाले वर्कर्स का। उन्हें बहुत खराब कंडीशंस में काम करवाया जाता, पेमेंट्स भी सही टाइम पर नहीं दी जाती, हफ्ते के 7 दिन बिना छुट्टी के काम करना पड़ता और इन मजदूरों की सेफ्टी से सरकार को कोई लेना देना नहीं बचा। इंडिया में तब ओवर पॉपुलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को अपना पॉपुलेशन ग्रोथ कम करने के लिए प्रेशर दे रही थी और वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी प्रोग्राम चलाने के लिए 1972 से 1980 के बीच इंडिया को $66 मिलियन लोन दिए। तो संजय गांधी को एक ये सही मौका लगा और उन्होंने एक नसबंदी अभियान छेड़ दिया। Campaign became a big issue, not so much at the time that those campaigns were being carried out, but subsequently. और ये नसबंदी लोगों की मर्जी से नहीं हो रही थी, बल्कि जबरदस्ती यंग लोगों को पकड़कर उनका ऑपरेशन कर दिया जा रहा था, जिससे वह आगे बच्चे पैदा न कर पाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रॉपर टारगेट दिए जाने लगे कि हर दिन इतनी नसबंदियां हो जानी चाहिए और ये ऑफिसर्स पुलिस की मदद से गांव से लड़कों को उठवाकर ऑपरेशन करने लगे। प्रॉपर नसबंदी कैंप चलने लगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनिशियली 1500 पर डे ऑपरेशन होते और ये नंबर्स बढ़ते बढ़ते 5500 पर डे पर आ गए। कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बताता हूँ। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में नारकराही एक गांव है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस गांव से जबरदस्ती लड़के उठवाने की कोशिश की के खिलाफ वहां के लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने पब्लिक पर ओपन फायर कर दिया और 13 लोग मारे गए। इस जबरदस्ती नसबंदी से बचने के लिए गांव वाले खेतों में दिन दिन रात रात भर कई कई दिनों तक छुपे रहे। ऐसा ही एक इंस्टेंस मुजफ्फरनगर में भी हुआ, जहां लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए और पुलिस ने ओपन फायर कर दिया और 25 लोग मारे गए, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस वालों ने पत्थर चलाने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। साइंस जर्नलिस्ट मेरा हेस्टनडाल के हिसाब से 62 लाख लोगों को इस प्रोग्राम के तहत स्टेरलाइज कर दिया गया और ये हिटलर के नाजी रिजीम में हुए स्टेरलाइजेशन से 15 गुना ज्यादा है। अब सरकार दिल्ली से चलती है और दिल्ली का बहुत बुरा हाल था। हर जगह स्लम्स थे और सैनिटाइजेशन और रोड्स की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो फिर से संजय गांधी को इमरजेंसी दिल्ली को सुंदर बनाने का एक मौका लगा, तो उन्होंने अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम लॉन्च किया और इस प्रोग्राम में उनके राइट हैंड बने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीपी जगमोहन मल्होत्रा। वो उस समय दिल्ली में अपने आप में कानून बन गए थे, वो जो बोलते वही होता और स्टार्ट हुआ दिल्ली को सुंदर बनाने का प्रोग्राम। दिल्ली में लेफ्ट राइट सेंटर दुकानें, मकान, फैक्ट्री सब तोड़ी जाने लगी। इस छोटे से ड्यूरेशन में 1.5 लाख डेमोलेशन किए गए और 7 लाख से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए और इसी का हिस्सा था नोएडा। तो संजय गांधी चाहते थे कि दिल्ली की पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर शिफ्ट कर दी जाए, तो सब कोई एक सुटेबल साइट ढूंढने में लग गए। एक पर्टिकुलर फ्राइडे को संजय गांधी को एक सुटेबल एरिया के बारे में बताया गया और संजय गांधी ने कहा मंडे से काम शुरू हो जाना चाहिए। तो मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स आपस में बातें करने लगे कि किसानों से जमीनें एक्वायर नहीं की गई है, लोकल लोगों को कोई नोटिस इश्यू नहीं किया गया है। तो संजय गांधी ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि मंडे को बुलडोजर आ जाएंगे और काम हर हाल में मंडे को ही शुरू होगा। अब इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ा मौका था कि भारत का कानून अपने हिसाब से लिखने का, क्योंकि उनके पास भरपूर मेजोरिटी थी और इन कानूनों का विरोध करने के लिए कोई ओपोजिशन भी नहीं बचा था, क्योंकि सब जेल में थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपना इलेक्शन फ्रॉड वाला केस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सॉल्व कर लिया
जिसके हिसाब से पीएम के इलेक्शन को किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। और जिस भी स्टेट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने वाली पार्टी रूल कर रही थी उसे हटा दिया गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु। और संविधान में भी कई बदलाव किए गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था 45वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके थ्रू इतने ज्यादा चेंजेस किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल के साथ साथ 40 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए गए और 14 नए आर्टिकल्स और 2 नए पार्ट्स ऐड किए गए। यानी हमारे देश का संविधान एक तरह से बदल दिया गया। दो दोस्त राजन और जोसेफ कोचिकोड आए थे कॉलेज में पढ़ने के लिए कि पुलिस ने उन्हें यह बोल के उठा लिया कि वो नक्सलाइट है और उनका किसी स्टेशन ब्लास्ट में रोल रहा है, और उन्हें एक टॉर्चर कैंप में ले जाया गया, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिला। राजन के फादर ने बहुत ट्राई किया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उनकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं की गई। जब फाइनली इमरजेंसी हटी तो राजन के फादर ने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन हाई कोर्ट में डाली कि उनका बच्चा उन्हें वापस मिल जाए। तो पुलिस ने कोर्ट में कहा कि राजन नाम का कोई लड़का उनके पास कभी था ही नहीं। फिर जब उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस कोर्ट में बयान दिया, तब जाकर पुलिस ने माना कि राजन की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। इस देश में उस समय ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए और उन लोगों को कभी भी कोई जस्टिस ही नहीं मिला। अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान उतनी पावरफुल हो गई थी तो उन्होंने इमरजेंसी हटाई ही क्यों, और हटाने के तुरंत बाद इलेक्शंस क्यों अनाउंस कर दिए? क्या वो कॉन्फिडेंट थी कि वो ये इलेक्शन जीत पाएगी? प्रणब मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इंदिरा गांधी से इस बारे में बात हुई थी, और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि वो ये इलेक्शन हारेगी, लेकिन वो एक फेयर इलेक्शन लड़कर एक तरह का टेस्ट देना चाह रही थी, और ये इमरजेंसी की गलती को सुधार कर देश में फिर से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी हटाई तो यह बात पूरे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी शौक थी। यहाँ तक कि संजय गांधी, वो संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे और पूरे देश के डिफेक्टो रूलर बन चुके थे। इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में नए इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी और कई अपोजिशन लीडर को जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन इमरजेंसी हट जाने के बावजूद कई लीडर्स जेल में भी बंद रहे। 1977 के इलेक्शंस में जनता दल ने लोगों को बताया कि ये उनका आखिरी मौका है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच चुनने का। इस इलेक्शंस में इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट रायबरेली से हार गई और जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो भारत की आजादी के बाद पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। जनता दल की सरकार ने इमरजेंसी की निशानियों को मिटाने की पूरी कोशिश की और साथ ही इंदिरा गांधी से बदला लेने की भी। सबसे पहले लाया 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसका लक्ष्य था इंदिरा गांधी के 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नलिफाई करना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सरकार के एक्शंस को रिव्यू करने की पावर को रिस्टोर किया गया। पार्लियामेंट को एंटी नेशनल एक्टिविटीज से डील करने के लिए जो आर्बिट्री पावर्स दी गई थी वो हटाई गई, और उसके बाद लाया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसका लक्ष्य था कि सिर्फ एक इंसान के चाहने से दोबारा इस देश में कभी इमरजेंसी ना लग पाए। तो इमरजेंसी लगाने के प्रोसीजर को बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया। आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाकर अब इमरजेंसी सिर्फ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन में लगाई जा सकती थी। और इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए वो सस्पेंड नहीं होंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ तभी इमरजेंसी लगा सकते हैं जब पूरी कैबिनेट रिटर्न में ऐसा करने के लिए बोले, और लोकसभा की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी, वो अगर इमरजेंसी लगाने से मना कर दे तो इमरजेंसी नहीं लगेगी, और इमरजेंसी लगाने के डिसीजंस को कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। यानी समरी में बात यह है कि इंडिया में इमरजेंसी जैसी कोई भी चीज करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जनता दल की गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट भी करवाया, लेकिन अरेस्ट करने की एक्साइटमेंट में केस को अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं किया, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही बेल देनी पड़ गई। ओवरऑल ये गठबंधन की सरकार इतनी कमजोर थी कि अपना पूरा टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाई, और 1980 में फिर से चुनाव करवाने पड़े। और वही इंदिरा गांधी जिसने इंडिया की डेमोक्रेसी का ब्लैक चैप्टर लिखा था वो फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो ये थी इमरजेंसी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।